जय हिंद। तो चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है पॉलिटी का। बिहार में जितने भी जो एग्जाम होते हैं हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन का अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे हैं और केवल ऑप्शन को हम टिक लगा करके नहीं बढ़ रहे हैं। वैसे पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होने जाना है, ठीक है। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, सीधी बात और नो बकवास। और हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है भाई, आपको मेहनत करना पड़ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है। अब सबसे पहले संयुक्त अधिवेशन का बात हुआ है तो इसके बारे में पूरी तरह से हम कुंडली खंगाल लेते हैं, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके कौन से आर्टिकल में चर्चा किया गया है, तो संयुक्त अधिवेशन का आर्टिकल 108 में चर्चा किया गया है, ठीक है। ये क्यों बुलाया जाता है, आखिर ऐसा जरूरत क्या पड़ गया। जैसे में अब ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है, तो दोनों सदनों में से किसी सदन में क्या हो सकता है कि किसी बिल को लेकर के कोई मुद्दा है, ठीक है, असहमति बनी हुई है, तो उसी के चक्कर में क्या होता है, उसी के चलते संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। यानी दोनों को, जो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होंगे, एक जमा बैठेंगे, ठीक है, एक जमा बैठेंगे और फिर उसके बाद में बातचीत होगा। अब आप ये बताइएगा कि संयुक्त अधिवेशन में बातचीत हो गया, ठीक है, किसी बिल को लेकर के, तो इसमें जो बहुमत से जो पास होंगे बिल, तो वो कैसा बहुमत होगा, तो जो बहुमत होगा वो साधारण बहुमत होगा। ध्यान रखिएगा, ये काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। साधारण बहुमत से क्या किया जाएगा, यानी संयुक्त अधिवेशन में कोई भी बिल अगर पास होता है तो वो किससे, जो वहां के जो मेंबर उपस्थित है और जो मतदान करने वाले हैं, तो उसके साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत क्या होता है कि जैसे में 100 सीट है तो 100 सीट में से एक खाली ज्यादा होना चाहिए आधा से, ठीक है, यानी 51 सीट भी लेके चलाते हैं आप, तो आप साधारण बहुमत से पास है, ठीक है, इस तरह से। तो आप जोड़ लीजिएगा दोनों सदन में कितना कितना है, तो आप समझेंगे। अब देखिएगा, इसकी चर्चा कहाँ किया गया, आर्टिकल 108 में। तो ये कौन से देश से लिया गया है संयुक्त अधिवेशन, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्वेश्चन ये बताना है कि ये संयुक्त अधिवेशन का आयोजन करवाता कौन है। तो एक तरफ कौन था, लोकसभा, और एक तरफ कौन था, राज्यसभा। दोनों संयुक्त बैठ गया है, यहाँ पे बैठ गया है। तो ये बुलाता कौन है, तो बुलाता है राष्ट्रपति। कि आइए महानुभाव बैठिए, काहे को प्रॉब्लम हो रहा है, काहे को दिक्कत हो रहा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे बैठता है, डिस्कस होता है। तो बैठता है तो इसका भी तो कोई ना कोई तो अध्यक्षता करना चाहिए ना, नहीं तो सब यानी क्लास में मॉनिटर रहना चाहिए। तो कौन यहाँ पे मॉनिटर बनेगा, तो यही लोकसभा के स्पीकर बनेंगे, ठीक है। अगर बाय द वे मान लीजिए कि लोकसभा के स्पीकर जो हैं कहीं गए हुए हैं, ठीक है, ब्याह शादी में गए हुए हैं, तब कौन बैठेगा, तो जो उपाध्यक्ष होगा ना, यानी डिप्टी स्पीकर होगा, वो बैठेगा। अगर मान लीजिए कि डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, कहीं हो गए हुए हैं, ठीक है, तो कौन बैठेगा, तो जो वरिष्ठ होगा ना, ये वरिष्ठ संसद होगा, वो बैठेगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन ये बन जाते हैं कि ठीक है, कि ये तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, आर्टिकल 108 में इसका चर्चा किया गया है, राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, और फिर अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के स्पीकर करता है, ठीक है। अब आप बताइएगा, तो क्या ऐसे तो जब होगा तो यानी किसी बिल पर जब मुद्दा अगर छिड़ेगा तो कोई बिल पास करवाना है या नहीं हो रहा है, लोकसभा से नहीं हो रहा है या साधारण या राज्यसभा से नहीं हो रहा, तो हम संयुक्त अधिवेशन बुला करके पास करवा देंगे, तो नहीं 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 नहीं, यही तो ध्यान देना है। संयुक्त अधिवेशन केवल 3 के चक्कर में ही बुलाया जा सकता है। 3 गो का मुद्दा है, 3 गो का मुद्दा नहीं है तभी बुलाया जा सकता है। यानी धन विधेयक का कोई मुद्दा है, ठीक है, धन विधेयक वाला कोई बिल है, तो संयुक्त अधिवेशन इसके लिए नहीं बुलाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं बुलाया जा सकता है। राज्यों के विधानमंडल से कोई संबंधित कानून है, राज्यों के विधानमंडल से, ठीक है, विधानमंडल से कोई संबंधित बिल है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, संयुक्त अधिवेशन का आयोजन नहीं किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। और एक ठो और क्या है, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है तो वहाँ पास करवाने के लिए साधारण बहुमत चाहिए, लेकिन ये सब के लिए आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, समझ गए ना। तो वैसे तो कोई भी पार्टियां होगी, संयुक्त अधिवेशन बुलवा लेगा और पास करवा लेगा बिल। तो समझ में आ गया ना कि ये 3 गो जो मुद्दा है, आप देख रहे हैं, धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं, राज्यों के विधानमंडल से कोई संबंधित विधेयक है या कोई बिल है तो उसके लिए आप कानून नहीं बुला सकते हैं, और एक क्या है, संविधान संशोधन का कोई बिल है तो आप उसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। तो आपके माइंड में एक चीज और क्वेश्चन उठ गया होगा, अच्छा ऐसा बात है, तो संयुक्त अधिवेशन अभी तक कितने बार हुए हैं, तो हम बता देते हैं कितने बार हुए हैं। तो अभी तक की बात करते हैं तो अभी तक 3 बार हो चुके हैं संयुक्त अधिवेशन। तो कब कब हुआ था भाई, तो एक बार हुआ था 1961 ईस्वी में हुआ था। तो ये काहे के लिए हुआ था, पूछिएगा नहीं, काहे के लिए हुआ था, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। तो हाँ, रीजन तो था। तो डॉरी डॉरी प्रोहिबिटेशन, तो हिंदी में लिख देते हैं, प्रोहिबिटेशन
ठीक है? बिल के लिए, यानी कहने का मतलब है कि दहेज निषेध बिल के लिए हुआ था। क्या? दहेज निषेध बिल के लिए आया था। को कब हुआ था? ये 1961 ईस्वी में हुआ था। ठीक है? समझ गए ना? दूसरा बार कब हुआ था? तो दूसरा बार की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा बार आया था 1978 ईस्वी में। कब? तो 1978 ईस्वी में। तो ये किसके मुद्दे पर हुआ था? तो ये बैंकिंग सर्विस कमीशन, ठीक है? बैंकिंग सर्विस कमीशन, यानी बैंकिंग सर्विस कमीशन के बिल पर क्या हुआ था? ये 1978 ईस्वी में संयुक्त अधिवेशन का आयोजन करवाया गया था। ठीक है? और तीसरा की अगर बात करते हैं तो तीसरा कब आया था? तो तीसरा हुआ था 2002 में। तो ये किसके लिए हुआ था? तो ये हुआ था प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल के लिए आया था। ठीक है? समझ गए? यानी 3 बार अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ़ संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया गया है, ठीक है? 3 बार, ध्यान दीजिएगा कि 3 बार किया गया है, ठीक है? किसके लिए नहीं आ सकता है संयुक्त अधिवेशन, नहीं आयोजन हो सकता है? धन विधेयक, फिर उसके बाद में एक संविधान संशोधन विधेयक और एक राज्यों के विधानमंडल से कोई विधेयक है, तो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, तो नहीं हो सकता। तो अब समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तब इसका आंसर कौन-सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपके सामने हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलवाते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता ये स्पीकर करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ क्या चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के टारगेट जीएस बाय मान सिंह सर्च कीजिएगा, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा ज्वाइन करने के बाद में, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। आगे देखिएगा क्या बोला गया है कि उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो अब देखिएगा उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। तो ये उड़ीसा जो है ये भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है। तो पूर्वी तट पर अवस्थित है, यानी बंगाल की खाड़ी को ये छूता है, ठीक है? स्पर्श करता है। अब इसकी अभी की राजधानी कहाँ है? तो अभी की राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक है? भुवनेश्वर। अब ये भुवनेश्वर कहाँ है? तो उड़ीसा की राजधानी है, ठीक है? तो ये उड़ीसा का गठन कब हुआ था? यानी बिहार से ये अलग हो गया था 1936 ईस्वी में, बिहार से अलग हुआ था। ध्यान दीजिएगा, बिहार से अलग हुआ था उड़ीसा। कब? तो 1936 में ये बिहार से अलग हो गया था। तो पहले जो इसकी राजधानी थी ना, उस समय इसकी राजधानी कहाँ थी? तो कटक राजधानी था, लेकिन अभी राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर राजधानी है। तो पूर्व राजधानी ही पूछा गया है, तो इसका आंसर कौन-सा हो जाएगा? तो आंसर आपके सामने हाजिर है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? अब देखिएगा उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया है। जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति काम करेगा। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति का पद की अगर बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति होगा, हमारे संविधान में बताया गया है। तो उपराष्ट्रपति कब होगा? देखिएगा, ये बोला गया है आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 63 में क्या बोला गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है? अब ये 64 आर्टिकल में क्या बोला गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा ना, ये राज्यसभा का, किसका? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। किसका? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है? यानी सभापति किसका होगा? तो राज्यसभा का। तो कौन होगा? तो राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति बोल दिया, उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के रूप में कोई काम नहीं है। इसका काम जो है, ये राज्यसभा का सभापति के रूप में इसका काम है, ठीक है? और 65 क्या बोलता है कि अगर राष्ट्रपति जी नहीं हैं, कहीं गए हुए हैं, ब्याह शादी में कहीं गए हुए हैं या कहीं विदेश यात्रा पे गए हुए हैं, तो अब तो राष्ट्रपति का पद तो खाली है। तो हमारा संविधान क्या कहता है कि हमारा राष्ट्रपति का पद कभी नहीं खाली होना चाहिए, ठीक है? तो अब इसके जगह, राष्ट्रपति की जगह अब कौन आके बैठ काम करेंगे? तो अब काम करेंगे उपराष्ट्रपति, और जब तक काम कर रहे हैं तो इसको वेतन भत्ता जो सब मिलेगा वो सब राष्ट्रपति वाला मिलेगा। समझ में आ गया? यहाँ तक तो क्लियर हो गया? चलिए, अब देखिए क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि उपराष्ट्रपति सदन का पदेन सभापति होता है, तो किसका होता है? राज्यसभा का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध, कोई अपोजिट में खड़ी नहीं हुआ था, अकेले ही खड़ा हुए, अकेले ही जीत गए, ठीक है? निर्विरोध का मतलब यही होता है। तो हम चर्चा करते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल 52 में चर्चा किया गया है, ठीक है? और आर्टिकल 53 में क्या बोला गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा यह कार्यपालिका का प्रमुख होगा। किसका प्रमुख होगा? तो कार्यपालिका का प्रमुख होगा, यानी इसी के नाम से कोई भी काम किए जाएंगे, ठीक है? जिस तरह से अभी जब दादाजी रहते हैं तो पापा का कोई काम नहीं चलता है, ठीक है? जो भी काम धाम होते हैं दादाजी के नाम से होते हैं। काम भले के बेटा पोता कर ले, लेकिन नाम किनके चलता है? दादाजी का चलता है। उसी तरह से ये राष्ट्रपति है, इन्हीं
उन्हीं के नाम से होगा, काम कोई करे, ठीक है। तो ये व्यक्ति कौन थे? तो ये व्यक्ति थे नीलम संजीव रेड्डी, यानी जो 6वें राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। संजीव रेड्डी ये के में थे राष्ट्रपति क्रम में? तो 6वें क्रम के थे, ठीक है। तो ये क्या हुए थे कि इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था, तो ये व्यक्ति कौन हो जाएंगे? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करते हैं, तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कहिए कि राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। द्वितीय की अगर बात करते हैं, तो द्वितीय की बात करते हैं तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगर हम बात करते हैं तृतीय की, तो तृतीय कौन थे? तो तृतीय थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अभी डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम ऐसे राष्ट्रपति हुए जो अपने कार्यकाल के दौरान इनको क्या हो चुका था? मृत्यु हो चुका था। तो ये क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब दे अब देखिएगा, अगर चौथे क्रम की बात बोलते हैं, तो चौथे क्रम में कौन थे? तो बीबी गिरी थे। कौन थे? तो बीबी गिरी थे। यही इकलौता राष्ट्रपति हैं जिनके चुनाव में द्वितीय मतगणना का क्या हुआ था, मतलब कि द्वितीय मतगणना से ये विजयी हुए थे, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो इसका आंसर तो आपको समझ में आ गया कि क्या हो जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। जैसे जैसे आएंगे और भी हम डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। क्या बोला गया है कि राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है, यानी राज्य सरकार की अगर बात करते हैं, यानी राज्य सरकार को सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है, उसको पैसा कहाँ से फायदा होता है, ठीक है। तो अगर फायदा की बात बोलते हैं, तो एक होता है बैट, ये बैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। अब नहीं समझ में आया होगा, हम बताते हैं। जैसे में कोई सामान आपने बनाया, ठीक है, मान लीजिए कि आपने ये तकिया बनाया, ठीक है, या कोई आपने ब्रश बनाया या कुछ भी बनाया, यानी मिट्टी का कोई खिलौना बनाया, कुछ भी बनाया, तब इसको आप मार्केट में बेचेंगे नहीं जी? तो कहिए कि हाँ बेचेंगे तो जरूरी। तो बेचेंगे तो आपको बेचने पर भी टैक्स लगता है, ठीक है ना। तो वही टैक्स से सबसे ज्यादा फायदा होता है, तो वही राज्य सरकार को फायदा होता है जो बेचे गए है ना उससे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? बिक्री कर। अब कई राज्यों में दूसरों में यही बिक्री कर को क्या बोला जाता है? वैट बोला जाता है, जो वैट बोला जाता है, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिक्री कर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे देखते हैं। क्या बोला गया कि भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? अब देखिएगा, कौन सा अमेरिका से लिया गया है। देखिए, मूल कर्तव्य की बात करते हैं, तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य लिया गया है कहाँ से? तो रसिया से, यूएसएसआर से लिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अभी हमने चर्चा किया संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं, तो संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है? तो ये बोलिएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। अगर हम बात बोलते हैं डीपीएसपी, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, यानी संविधान में संशोधन होगा, ये कहाँ से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमें और भी चीज को जानना है, अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। मूल अधिकार की अगर बात बोलते हैं, तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा की अगर बात करते हैं, वो कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया जो है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। प्रस्तावना की अगर हम बात बोलते हैं, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा अगर बोल दे, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका उपराष्ट्रपति का पद की भी अगर बात करते हैं, यानी उपराष्ट्रपति का पद, तो उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है भाई जी? तो कहिए गया अमेरिका से लिया गया है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या बोला गया है कि न्यायिक समीक्षा, तो हाँ बिल्कुल न्यायिक समीक्षा अभी हमने चर्चा किया। मौलिक अधिकार, यस, 12 से, जिसको हमारे संविधान में 12 से 35 में बोला गया है, जिसे क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। मैग्ना कार्टा, तो पूछेगा कि मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है? तो ये मूल अधिकार को बोला जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग की बात करते हैं, तो ये कहाँ से लिया गया है? यहीं से लिया गया है, ठीक है। अब देखिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी के सभी यहीं से लिए गए। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? देखिएगा, जैसे में हम बात करते हैं, ये डीपीएसपी की हम बात करते हैं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक इसका चर्चा किया गया है, ठीक है। और 51 के क में क्या बोला गया है? तो 51 के क में मूल कर्तव्य बोला गया है, ठीक है। लेकिन ये 51 तक ही है, ठीक है।
अब हमें ये चीज़ पढ़ना है कि डीपीएसपी क्या होता है। तो डीपीएसपी होता है क्या कि जैसे में राज्य से ये अपेक्षा किया जाता है। राज्य कहने का मतलब कोई स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं है। राज्य कहने का मतलब कोई यहाँ पे देश का भी बोध हो रहा है और स्टेट का भी बोध हो रहा है, दोनों का दोनों बोध हो रहा है। राज्य से ये अपेक्षा क्या किया जाता है कि आप कोई ऐसा कानून बनाइए जिससे जनता को कल्याणकारी हो, ठीक है, जनता के हित में हो। तो क्या इसको डीपीएसपी बाध्यकारी है ऐसा कानून बनाने के लिए? नहीं। सरकार कोई इच्छा करेगा यानी राज्य कोई इच्छा करेगा तब बना सकता है। क्या डीपीएसपी के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी मर्जी के ऊपर है डीपीएसपी। हम ऐसा कानून बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जाता है काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली, क्वेश्चन ये सब बनते हैं, ठीक है। अब हमें बताइएगा ये, अब इसके जो इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो हमें आर्टिकल के बारे में चर्चा करना है, ठीक है। अगर बात करते हैं इसका 40 का, तो 40 में क्या बोला गया है? ग्राम पंचायत का गठन। किसका? तो ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, ठीक है, किसमें? तो आर्टिकल 40 में चर्चा किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 44 में, तो ये आर्टिकल 44 में क्या बोला गया है? तो इस आर्टिकल 44 से पहले एक और आर्टिकल देख लीजिए, वो आर्टिकल क्या होता है? तो वो आर्टिकल 43। ये आर्टिकल 43 क्या बोलता है कि कुटीर कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग मतलब समझते हैं, जिसमें मियाँ बीबी टें सब बाले बूचे लग करके काम कर रहा है, उस यानी जो छोटे मोटे जो उद्योग होते ना हैं, जिसमें मियाँ बीबी टे 3-4 गो बाल बच्चा मिल करके अपना वो काम रोजगार को चला रहा है। जैसे में छापा खाना पहले होता था, पंखा बनाना, तकिया बनाना, ये सब जो होता है छोटे छोटे जो उद्योग, ये सब जो होते हैं कुटीर उद्योग के अंतर्गत में है। तो आर्टिकल 43 में इसका चर्चा किया गया है, ठीक है। अगर वही बात करते हैं तो आर्टिकल 44 की बात करते हैं, तो समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो ये कहाँ, ये अभी तक ये इकलौता राज्य है जहाँ लागू है, कहाँ? तो गोवा में राज्य लागू है, ठीक है। ठीक है, ये आर्टिकल कितना में है? तो आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 45 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। आर्टिकल 45 में क्या कहता है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या शिक्षा दिया जाएगा? निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल केमा में है, तो आर्टिकल 45 में इसका चर्चा किया गया है, ठीक है। अगर यही हम बात करते हैं 46 की, तो 46 में क्या बोला गया है? 46 में बोला गया है ना कि एससी होंगे और एसटी होंगे, दोनों है, यानी शेड्यूल्ड कास्ट और एगो शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दोनों है। ये दोनों को फाइनेंशियल और एजुकेशनल क्या किया जाएगा? मदद किया जाएगा, ठीक है, आय, प्रतिष्ठा और समानता को बराबर करने के लिए, ठीक है। अगर यही बात करते हैं 47 की, तो 47 में क्या बोला गया है? 47 में जैसे में हानिकारक पेय पदार्थ, जैसे में अभी भारत सरकार, सॉरी भारत सरकार बोल दिया हमने, ये राज्य सरकार, हमारी बिहार गवर्नमेंट ने भी शराब को बंद कर दिया है, ठीक है। तो कौन से आर्टिकल का उपयोग किया है? यही आर्टिकल 47 का उपयोग किया गया है, ठीक है ना, हानिकारक पेय पदार्थ को बंद कर दिया गया है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल का यूज किया है? तो आर्टिकल 47 का यूज किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 48 को देख लेते हैं। आर्टिकल 48 में क्या बोला गया है कि जैसे में दुधारू नस्ल के कोई पशु है या बछड़े वगैरह है, तो उसको जो अब क्या करते हैं कि मारता है, उसको रोकने के लिए क्या किया गया है? रोक लगाया गया है, ठीक है, यानी उसको हत्या पर रोक लगाया गया है, ठीक है। अगर यही हम बात करते हैं 48 के ए में, तो 48 वन्य जीव अभयारण्य की बात बोलते हैं, तो वन्य जीव अभयारण्य, ये 48 के एक में इसका चर्चा किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ये एक एक हम आर्टिकल और की बात कर लेते हैं। एक आर्टिकल क्या है? तो 49। ये 49 में क्या बोला गया है? एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है। और क्या बोला गया? आर्टिकल 49 में क्या बोला गया है? जिस समय धरोहर की चीजें होती है, जैसे में लाल किला है, ठीक है, यानी जो राष्ट्रीय स्तर पर कोई धरोहर है, तो उसके सुरक्षा की बात किया गया, जैसे में लाल किला है, फिर उसके बाद में ताजमहल है, ये सब की सुरक्षा की बात किया गया है आर्टिकल 49 में, ठीक है। आर्टिकल 50 में क्या बोला गया है? तो आर्टिकल 50 में बोला गया है क्या? तो आर्टिकल 50 में बोला गया है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, इन दोनों अलग अलग काम करेंगे, ठीक है। और आर्टिकल 51 में क्या बोला गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पूरा का पूरा डीपीएसपी का आर्टिकल पढ़ने को मिल गया। तो अब समझ में आ गया होगा कि ये ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल कौन के तहत हुआ है? तो आर्टिकल 40 के तहत होता है, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब ये 78 की देख लेते हैं। एक चीज आपको 78 बच गया होगा यहाँ पे। 78 में क्या होता है? जैसे में अब राष्ट्रपति क्या काम कर सकता है? जैसे में प्रशासनिक या कार्यपालिका का कोई प्रावधान या कानून है, या किसी विषय पे काम कर रहा है प्रधानमंत्री, तो उसको जानकारी मांग सकता है कौन? ये आर्टिकल 78 के तहत राष्ट्रपति मांग सकता है कि महानुभाव, आपने क्या काम किया है प्रशासनिक के लिहाज से या जो भी के लिहाज से, वो उसको हमें रिपोर्ट दीजिए। तो कौन से आर्टिकल का यूज करेगा? तो आर्टिकल 78 का यूज करेगा। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार, क्या संवैधानिक उपचार, इसे आर्टिकल 32 में इसे भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला है? आत्मा बोला।
किसे बोला है? तो भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का आत्मा बोला है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो अभी देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो कितनी भाषा को मान्यता दिया गया था? 14 को भाषा को। यानी मूल रूप से हमारे संविधान में कितनी भाषा को मान्यता दिया गया था? तो 14 को। ठीक। तो 15वां भाषा कौन था? तो 15वां भाषा था सिंधी। ये कब जोड़ा गया? तो 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, तो कब? 1967 ईस्वी में। तो कितना हो गया? 14 से 1 15 को हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है? फिर उसके बाद में होता है कब? 71वां संविधान संशोधन होता है। तो 71वां संविधान संशोधन कब होता है? 1992 ईस्वी में। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन कब होता है? 1992 ईस्वी में। तो इसमें क्या-क्या जोड़ा जाता है? कोंकणी, ठीक है, कोंकणी, फिर उसके बाद में मणिपुरी, ठीक है, फिर उसके बाद में नेपाली, ठीक है, कोमन, ये 3 को भाषा को फिर ऐड कर दिया गया था। 15 से कितना हो गया? 18। कब? 71वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, अब देखिएगा एक ठो और भाषा, 92वां संविधान संशोधन कब? तो 2003 में। इसमें कौन-कौन भाषा जोड़ा गया था वो देख लेते हैं। बोडो, ठीक है, डोगरी, डोगरी, मैथिली, फिर उसके बाद में संथाली, मैथिली, फिर उसके बाद में संथाली। देखिएगा, वो 15 3 18 को हो गया था और 19 20 21 1 22 को भाषा हो गया। तो ये कब जोड़ा गया था? 2003 में 92वां संविधान संशोधन होता है। तो अब कितने हुए भाषा? तो अभी 22 भाषा है। देखिएगा, अब इससे क्या होगा ना कि आपको रिवीजन होते चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले पे। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो अभी हमने चर्चा किया किसका होता है भाई जी। तो आर्टिकल 63 में क्या बोला गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 64 में क्या बोला गया है कि ये उपराष्ट्रपति जो होगा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। किसका? तो पदेन सभापति होगा किसका? राज्यसभा का। ठीक है, समझ में आ गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा नहीं, विधानसभा नहीं, राज्यसभा तो हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति की आयु। अब देखिएगा, एक होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, और एक होता है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश नियुक्त होते सेवानिवृत्त होते हैं, यानी काम उनका खत्म होता है, तो 62 वर्ष पूछा जाता है, काफी ज्यादा क्वेश्चन, यानी 62 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगर इसका बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट के कितने वर्ष में? तो 65 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए मनोनीत किया जाता है? तो देखिएगा, राष्ट्रपति जी जो हैं, ये राष्ट्रपति आर्टिकल 80 के 3 के तहत राज्यसभा में 12 गो सदस्य को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में, कहाँ? राज्यसभा में। अगर यही बात करते हैं लोकसभा में, तो लोकसभा में जो आर्टिकल 331 के तहत 2 गो व्यक्ति को, यानी जो आंग्ल यूरोपियन व्यक्ति हैं, ठीक है ना, आंग्ल व्यक्ति हैं। आंग्ल कहने का मतलब क्या होता है ना, है कि भारतीय हैं और यूरोपियन दोनों हैं। ठीक है ना, या तो उनके पिताजी भारतीय हैं या माता यूरोपियन है, या माता यूरोपियन है या भारतीय यूरोपीय या पिता भारतीय है, तो उसे आंग्ल व्यक्ति बोला जाता है। तो यानी आंग्ल भारतीय के लिए बोला गया है कि आंग्ल भारतीय 2 को नियुक्त अथी करेंगे, क्या? मनोनीत करेंगे राष्ट्रपति, आर्टिकल 331 के तहत। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है? देखिएगा, राज्यों के गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर का चर्चा यानी राज्यपाल की बात में बोला गया है। राज्यपाल का चर्चा कब किया गया है? तो ये राज्यपाल का चर्चा यानी जो राज्यपाल का चर्चा कहाँ किया गया? आर्टिकल 153 में किया गया है। ठीक है, अब ये राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? तो कहिए कि नियुक्ति की बात करते हैं तो इसका नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति। और इसको हटा कौन सकता है? तो ये राष्ट्रपति ही हटा सकता है। ऐसे तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक काम करता है, यानी राष्ट्रपति के जब तक मन किया कि हमें इसको 2 साल में हटा दे बिना मतलब के, तो बिना मतलब के 2 साल में ये हटा देगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये किसके आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति तो उत्तरदायी होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले के।
क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण का प्रदान किया गया है। ये सब क्वेश्चन हल्का है, तो किसके स्थान पर, तो जाति के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन में टाइम बिल्कुल नहीं लेना है। कोई विधेयक धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय किसके पास में है। धन विधेयक की बात करते हैं तो आर्टिकल 110 में इसका चर्चा किया गया है। किसका, तो धन विधेयक का। और अभी हमने एक और आर्टिकल पढ़ा, तो आर्टिकल 108 पढ़ा, ये संयुक्त अधिवेशन। और आर्टिकल 109 में धन विधेयक के होने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 117 जो है ये क्या बोला गया है, इसमें वित्त विधेयक के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो धन विधेयक क्या होता है, जिसमें पैसा कौड़ी का कुछ मामला है। तो अब ये है, तो इसका निर्णय कौन करेगा कि हाँ ये धन विधेयक है भाई, तो एक ही व्यक्ति निर्णय करता है, वो है लोकसभा का स्पीकर। ये बोल दिया नहीं है, कह दिया कि धन विधेयक है तो है। ठीक है, ऐसे तो इतना तो ढीठ नहीं होगा कोई भी। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, लोकसभा का स्पीकर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रधानमंत्री नहीं, वित्त मंत्री नहीं, वित्त सचिव नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है, सो देखिएगा, आपके सामने यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। अब देखिएगा, हम बताते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा 52 में। आर्टिकल 75 के तहत यही राष्ट्रपति क्या करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, और ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं मंत्री। ठीक है, प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, मंत्री की बात बोल रहे हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखिएगा, अब इसको आयु के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको कितना आयु है, यानी लोकसभा का बनने का जो उम्र है जो इसका है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ से हम आपको बताते चलते हैं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना आयु, तो 25 वर्ष, राज्यसभा का तो 30 वर्ष। विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा का कितना, तो 25 वर्ष। विधानमंडल का बात करते हैं, विधानमंडल का बात बोलते हैं तो इसका विधानसभा, विधान परिषद यहाँ पे होगा, विधानमंडल नहीं होगा। विधान परिषद की बात बोलते हैं तो यह कहाँ, 30 वर्ष। राष्ट्रपति की बनने के लिए आयु तो 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए आयु तो 35 वर्ष। समझ में आ रहा है, भेजा में घुस रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। देखिएगा, राज्यसभा के गठन की अगर बात बोलते हैं तो एक कॉमन सा ट्रिक आप याद रखिएगा, राज्यसभा के सब से संसद, संसद का चर्चा कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 79 में किया गया है। ठीक है, ये र से और ये ल से, र से राज्यसभा, ये राज्यसभा का चर्चा कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 80 में किया गया है। और ये लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा कब ने, आर्टिकल 81 में किया गया है। ठीक है, तो हमें पूछा क्या गया है कि कार्यकाल पूछा गया है, तो राज्यसभा का कार्यकाल के बारे में हम देखते हैं, तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, जो वहाँ के व्यक्ति हैं उनके बारे में बोल रहे हैं, सदस्य हैं उनके बारे में, कितने वर्ष का, 6 वर्ष का। प्रत्येक 2 वर्ष पर, क्या प्रत्येक 2 वर्ष पर, 2 वर्ष पर प्रत्येक क्या होता है कि 1/3 सदस्य, कितना सदस्य, 1/3 सदस्य क्या होते हैं, ये सेवानिवृत्त होते हैं, यानी चाहिए भैया घरे जाइए। ठीक है, अब ऐसे कार्यकाल कितने वर्ष का होता है सदस्य का, 6 वर्ष का, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, हमने एक चीज जो आपको नहीं बताया यहाँ पे, सरल जो लिखा, ठीक है, इसका आर्टिकल बता दिया शायद का 79 हो जाएगा, इसका राज्यसभा का 80 हो जाएगा और लोकसभा का 81 हो जाएगा, ये तो बता दिया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसके सामने आपका आंसर हो जाएगा कौन, तो कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। अब देखिएगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की अगर बात करते हैं तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल के में बोला गया है, तो आर्टिकल 63 में बोला गया है। 64 में क्या बोला गया है कि यही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, और 66 में क्या बोला गया है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल मतलब समझते हैं कि इसको कौन कौन चुन के भेज सकता है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग भी वोट देते हैं नहीं, तो उसी तरह से इसको कौन कौन वोट देगा कि हमारा राष्ट्र उपराष्ट्रपति फलनवा बाबू। तो देखिएगा, दो जिसमें हम बताते हैं, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। देखिए, संसद ये है, ये संसद है, तो संसद में 2 सदन होते हैं, कौन, एक तरफ है लोकसभा और एक तरफ है राज्यसभा। ये दोनों के व्यक्ति या तो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, सब वोट देगा, क्या सब वोट देगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी व्यक्ति, तो देखिएगा, राष्ट्रपति भाई क्या बोल रहा है, मंत्रिमंडल नहीं, जनता नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने क्या हो जाएगा, डी, संसद। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि कौन
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। अब देखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग, यानी अभी यही वाला की बात बोल रहे हैं। देखिएगा जैसे में अब ये लोकसभा है, अब ये राज्यसभा है। तो लोकसभा में जो निर्वाचित व्यक्ति हैं, कौन? निर्वाचित व्यक्ति, और राज्यसभा के भी निर्वाचित व्यक्ति, ठीक है, ये दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा जो इलेक्टेड करके चुन के गए हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि जैसे में कोई राज्य है, तो राज्य है तो आप जानते हैं जैसे में बिहार राज्य है, तो बिहार में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद सभी राज्य में नहीं है, केवल 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद भी है, विधानसभा के साथ साथ में विधान परिषद भी है। तो अगर विधान परिषद वाला भाग लेने लग जाए तो जिसके पास में नहीं है तो उसके साथ तो जाती हो जाएगा ना जी। तो ये कि हाँ ये तो बात सही है। तो इसीलिए विधान परिषद वाले जो होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, और विधानसभा वाले जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो क्या होते हैं कि वो भाग लेते हैं। और कौन लेते हैं? तो और हम बताते हैं, जहां जहां विधानसभा है सब भाग लेगा। जैसे में दिल्ली में विधानसभा है, दिल्ली का मुख्यमंत्री होता है ना, तो कहे कि हाँ। पुदुचेरी के में भी, जैसे वहाँ का भी मुख्यमंत्री का नाम सुने हैं, वहाँ भी विधानसभा है। तो वहाँ का भी जो व्यक्ति है वो भाग लेंगे। ठीक है, यानी सदस्य जो होगा भाग लेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन नहीं लेता है? तो नहीं लेता है। राज्यसभा भाग लेता है जी, तो लेवे करता है। लोकसभा भाग लेता है, लेवे करता है। विधानसभा भाग लेता है, लेकिन विधान परिषद नहीं। ये तो कैसे होगा? आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या गया है, राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो अभी हमने चर्चा किया, राज्यसभा का चर्चा कहाँ किया गया है? आर्टिकल 80 में किया गया है। राज्यसभा के कार्यकाल 6 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, अगर हम देखिएगा इसी के बारे में पूछा गया है कि कौन सा पहला व्यक्ति को नामित किया गया था, तो ये जो थी ये नरगिस दत्त को किया गया था। नरगिस दत्त, ये नरगिस दत्त कहाँ की थी? तो ये नरगिस दत्त थी बंगाल की। इसे राज्यसभा में पहली बार क्या किया गया था? नॉमिनेट किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये अभिनेत्री थी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद के तहत है? देखिएगा जब आप पढ़ते हैं मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कहाँ से? 12 से 35 तक में। 14 से 18 तक में समता एवं समानता का अधिकार, समता एवं समानता का अधिकार। 19 से 22 में आप क्या पढ़ते हैं? तो स्वतंत्रता का अधिकार। और 22 से आप 23 में क्या पढ़ते हैं? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, यानी किसी को आप शोषण नहीं कर सकते हैं, उसके प्रति आपको अधिकार दिया गया है। तो कौन कौन देख लेते हैं। आर्टिकल 23 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यवहार एवं क्या? बलात्संग। अगर हम 24 की बात बोलते हैं तो इसको कर कारखाने में किसी बच्चे को नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यही बालक वाला पूछा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा जी? 23 होगा। 23 नहीं, ये मानव क्या दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम है। ठीक है, मानव के साथ दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम मतलब कि जबरदस्ती उसको आप नहीं करवा सकते हैं, उसके खिलाफ ये कोर्ट में जा सकता है। और ये तो क्या हो जाएगा? अब आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 22 में क्या चर्चा किया गया है? तो आर्टिकल 22 में क्या बोला गया है कि गिरफ्तारी के विरुद्ध आपको कुछ संरक्षण दिया गया है। जैसे में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके प्रति संरक्षण क्या है कि जैसे में आप उसको, पुलिस को आप को नाम जानने का अधिकार है कि आप कौन है, कौन से लेवल के अधिकारी हैं या कौन है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जैसे में आपको अरेस्ट कर सकता है तो वो कोई अधिकारी ही अरेस्ट कर सकता है। और फिर उसके बाद में आप बताते हैं तो 24 घंटा के यात्रा के दौरान आपको किसी मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नहीं पेश करेगा तो उसकी चूना लग सकती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये बोला गया है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 में क्या बोला गया है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी खुद को दोष नहीं आप बता सकते हैं। अगर हम चिल्ला चिल्ला के कह देते हैं कि हमने फांसी दिया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोर्ट फांसी दे देगी कि हम कह ही रहे हैं तो हमको फांसी दे दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि उसके पीछे किसी व्यक्ति का क्या किया गया है, धमकी दिया गया है कि तुम ऐसा नहीं बोला कोर्ट में तो हम तुमको मार देंगे या तुम्हारे परिवार को मार देंगे। बहुत तरह की बातें हो सकती है। तो यानी खुद के खिलाफ आप कोर्ट में गवाही नहीं दे सकते। ठीक है, समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या बोला गया है कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया है। तो जब हमारा संविधान बन करके कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। तो कितने दिन लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है, तो इसमें कितने सत्र हुए थे, तो 11 गो सत्र हुए थे। अंतिम बैठक तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, इसी दिन झंडा गीत, राष्ट्रीय गीत ठीक है, राष्ट्रपति को चुन लिया गया था। ठीक है, अब देखिएगा, हमें अब प्रथम बैठक की बात बोलते हैं, तो प्रथम बैठक कब होता है, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होता है दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर को द्वितीय अधिवेशन होता है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं राजेंद्र बाबू, निर्विरोध चुने जाते हैं। ठीक है, 1946 ईस्वी में होता है। और बात करते हैं उपाध्यक्ष कौन बनते हैं, तो एच.सी. मुखर्जी। कौन, तो एच.सी. मुखर्जी। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो किसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया था, तो जो हम मेंबर रहेंगे उन्हीं के द्वारा ना किया गया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपके सामने हो जाएगा 3। संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधि होने जो मेंबर है, इसका मतलब वही। क्या बोला गया है कि राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है। जैसे में संवैधानिक विफलता यानी संविधान के अनुकूल नहीं चल रहा है, तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इमरजेंसी का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति क्या लगा सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन बोल सकते हैं। ठीक है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ठीक है, आर्टिकल 360 के तहत में क्या होता है कि ये आर्टिकल 307 में क्या होता है कि विथ इमरजेंसी, ठीक है, विथ इमरजेंसी लग सकता है। ठीक है, तो अब देखिएगा हमें क्या बोला गया है, राज्य के बारे में बात किया गया है। तो राज्य बारे में कौन सा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 56 बोला है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। ठीक है, देखिएगा अब हम यहाँ पे लिखते चलते हैं। न्यायाधीश को कौन नियुक्त कर सकता है, राष्ट्रपति। सीएजी को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं सीएजी के बाद में क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद में अटॉर्नी जनरल को कौन नियुक्त करते हैं, तो राष्ट्रपति। यूपीएससी के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करते हैं, तो राष्ट्रपति। ठीक है, यानी अब फिर राज्यपाल की नियुक्त कौन करते हैं, तो कहिए कि राष्ट्रपति। ठीक है, समझ रहे हैं इतना चीज का, अभी और बहुत सारी चीज जैसे जैसे आते चलेंगे हम उसके बाद में बताते चलेंगे। ठीक है, तो कौन नियुक्त करेगा, तो राष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की संख्या, अभी हमने चर्चा किया राज्यसभा के बारे में बोला गया है, तो आर्टिकल 80 के 3 के तहत राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, तो 12 व्यक्तियों को। ये कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में से है, तब कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति है तो उसी को राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्त करता है, 12 व्यक्ति को। ठीक है, समझ में आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा 2 3। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था। अब देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। तो हम पंचायती राज से जितने भी जो है उसका आयोग का गठन किया गया था हम बता देते हैं, जितने भी समिति का गठन किया गया था बता देते हैं। ठीक है, 1956 ईस्वी में क्या होता है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है। तो ये किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से। ये पंचायतों को त्रिस्तरीय सुझाव देते हैं कि जो हमारा पंचायत है त्रिस्तर का होना चाहिए, स्तरीय का सुझाव देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है कि 1963-64 में क्या होता है, संथानम समिति का गठन किया जाता है। संथानम समिति, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट समिति नहीं है, लेकिन पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो इसलिए हम आपके सामने आंख से गुजार देते हैं। फिर 1964 ईस्वी में क्या किया जाता है, सादिक अली समिति का गठन किया जाता है। किसका, तो सादिक अली समिति का। सादिक अली समिति, देखिएगा पहले थमिएगा तब ना सादिक होगा। तो यही बात यहाँ पे हमने एक चीज क्वेश्चन क्या होता है ना कि कंफ्यूज हो जाता है कि पहले ये सादिक अली समिति था या संथानम था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले संथानम समिति आया, फिर उसके बाद में सादिक अली समिति आया। ठीक है, तो इसके बाद में फिर कौन सा समिति आता है, 1977 में आता है अशोक मेहता समिति। ये अशोक मेहता समिति जो है बलवंत राय मेहता का बेटा थे। ठीक है, अब ये जो सुझाव देते हैं द्विस्तरीय के पंचायत के सुझाव देते हैं, द्विस्तरीय। ठीक है, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है,
फिर उसके बाद में एक और समिति आती है जीवीके राव समिति। ये जीवीके राव समिति आता है, ठीक है। ये जीवीके राव समिति कब आता है तो कहिए कि 1985 ईस्वी में आता है। ये डेट आप नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके अगर बात करते हैं तो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कब आता है तो 1986 ईस्वी में, इसको आप याद रखिएगा। ये सिफारिश क्या करता है, सिफारिश यही करता है ना कि सुनिए, जो अब पंचायती राज है ना उसको संवैधानिक मान्यता दीजिए। कैसा, संवैधानिक मान्यता दीजिए। नहीं दीजिएगा तो ठीक नहीं होगा। तो पूछता है कि कौन सी समिति के सिफारिश पर संवैधानिक मान्यता का प्रावधान किया गया था तो एल.एम. सिंघवी समिति के सिफारिश पर, ठीक है। वही सिफारिश किया था पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का। तब आपको पढ़िएगा कि 73वां 74वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है, यही सिफारिश पर। आगे देखिएगा। फिर उसके बाद में आप बात करते हैं सिंघवी के बाद में बात करते हैं तो पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति। और फिर उसके बाद में बीके गॉडगिल समिति, गॉडगिल समिति। ये कब सब होता है कब, ये होता है 1988 में, ठीक है। ये दोनों के दोनों इतने जो समिति थे ये पंचायती राज से संबंधित है, एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई साहेब, तो ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था। तो इसको अंगीकार करने की बात करते हैं तो ये 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा हमारा जो था इसको अंगीकार कर लिया था। अगर वही बात बोलते हैं ये हमारे जो राष्ट्रीय झंडा है इसको डिजाइन किसने तैयार किया था, तो इसके डिजाइन तैयार करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो पिंगली वेंकैया ने। कौन, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, ठीक है, डिजाइन को। चल समझ में आ गया। अब इसका आंसर कौन सा होगा, 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। उस राज्य का नाम बताए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, तो कहिएगा कि राष्ट्रपति बने थे 50 से 1950 से कब तक रहते हैं भाई, तो 1950 से रहते हैं 62 तक रहते हैं। तो ये कहाँ के थे, तो ये बिहार के थे। ये बिहार के थे। बिहार के कौन से जिला के, तो सिवान जिला के। तो सिवान जिला में कहाँ इनका जन्म हुआ था गांव में, तो जीरादेई गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। यहीं के ये व्यक्ति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। अब ये राजेंद्र प्रसाद कहाँ, तो ऑप्शन नंबर 4 बिहार, ठीक है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी विषय प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था। तो इसको स्थापित करने की बात करते हैं तो देखिएगा चुनाव आयोग हम बात करते हैं, चुनाव आयोग की बात करते हैं। चुनाव आयोग कब गया था, 25 जनवरी 1950 ईस्वी में इसका क्या किया गया था, स्थापना किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यूजीसी, तो यूजीसी के 1954-55 के आसपास में इसका क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। सीबीसी के भी बाद में ही स्थापना किया गया था, ठीक है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर हम बात करते हैं तो 1990 के आसपास में इसका गठन किया गया था। तो सबसे पहले गठन कौन हो रहा है, तो आप समझ ही रहे हैं, ये 25 जनवरी 1950, तो यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार हमने बोल दिया। ये कौन हो जाएगा, चुनाव आयोग हो जाएगा, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर होते हैं, अब इसका चर्चा कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसका काम क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, ये सब का क्या करना, चुनाव करवाना है, ठीक है। अब हमें और एक चीज और बताइएगा कि ये आर्टिकल इसका, तो आर्टिकल 324 से 29 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो इसका मेंबर होते हैं 3। एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दो होता है इलेक्शन कमिश्नर। सबकी मान्यता बराबर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है सो देखिएगा, सॉरी फोन आ गया था। आगे क्या बोला गया है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। तो देखिएगा जब 2 सितंबर की बात बोलते हैं, 2 सितंबर 1946 ईस्वी को क्या होता है, अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। अंतरिम सरकार मतलब अंतिम सरकार, ठीक है। अंतरिम सरकार का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। जिसमें से बात बोलते हैं तो जिसमें से किनको कौन कौन सा मंत्रालय मिला था। विदेश मंत्रालय की अगर बात बोलते हैं तो ये विदेश मंत्रालय, ठीक है। राष्ट्रमंडल का प्रमुख, ये सब कौन बने थे, तो ये बन गए थे कौन, तो ये बने थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा रक्षा की बात बोलते हैं तो बलदेव सहाय, ये बलदेव सहाय क्या बोले थे, रक्षा मंत्रालय का पदभार इनको दिया गया था। और ये खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, तो यही राजेंद्र प्रसाद। अब ये राजेंद्र प्रसाद अंतरिम सरकार में भी खाद्य एवं कृषि मंत्री थे और भारत का
प्रथम जो मंत्रिमंडल बना था स्वतंत्रता के बाद वाला, ठीक है ना। देखिएगा अभी हमने बताया कि 1946 में, तो क्या अभी हमारा देश स्वतंत्र हुआ है? नहीं, अभी तो स्वतंत्र नहीं हुआ है। 1947 में स्वतंत्र होगा ना, तो वही आज़ादी के बाद जब सरकार का गठन किया जाता है तो उसमें भी इनको यही मंत्रालय दिया जाता है, कोची खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपके सामने हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। भाई को मेरा चैनल ना काफ़ी छोटा है, ठीक है। तो अगर आप सपोर्ट दिखाना चाहते हैं तब दिखा सकते हैं और नहीं तब कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई कमेंट में सुझाव होगा तो ज़रूर बताइएगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, अपनों का ख्याल ज़रूर रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।